नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश में बढ़ते कोरोना को लेकर के आईएमए ने क्या जारी की है नई गाइडलाइन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों के साथ की है बैठक में क्या कुछ रहा खास। और उधर रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्या है वो नई मुश्किलें जो अब बढ़ने वाली हैं। ऐसी तमाम खबरों पर होगी हमारी नजर और हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से देंगे हर खबर पर अपडेट। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दरअसल देश में एक बार फिर से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और इस दौरान विपक्ष सदन के अंदर हंगामा भी करता नजर आ रहा है। और इसी हंगामे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने क्या कुछ कहा है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज एक विपक्ष में अपना बयान दर्ज कराया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश भारत की बात की जाए तो भारत में कोरोना के केस जो है लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसी को देखते हुए आज केंद्र मंत्री मनसुख ने एक बयान दिया विपक्ष में। जब हंगामा चल रहा था तो हंगामा के बीच कहा कि जिस तरीके से भारत के अंदर अब तक 153 केस रोज डेली दर्ज किए जा रहे हैं। जापान साउथ की बात की जाए तो उसमें रोज डेली कोरोना के केसेस की जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, 5 लाख से ज़्यादा कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अलग अलग देशों की बात की जाए तो उसमें उन्होंने बताया कि जिस तरीके से भारत में जो रोज डेली 153 केसेस रेगुलर जो है निकल के आ रहे हैं। अलग अलग जिलों की बात की जाए तो उसी में साथ साथ उन्होंने कहा है कि अलग अलग देशों में मौतों की भी जो संख्या काफ़ी फैल रही है। जिस तरीके से कोरोना वायरस एक बार दोबारा से रिपीट हो गया है, तो उसी को देखते हुए आज उन्होंने मनसुख जो केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख ने बयान दिया और कहा है कि जिस तरीके से जो हमें एहतियात बरतनी चाहिए, उसके लिए सबसे पहले मास्क जरूरी है, सैनिटाइजेशन करना जरूरी है। जिस तरीके से जो काफ़ी केसेस जो है बढ़ रहे हैं, तो कोरोना का देखते हुए तमाम यहाँ पर जो बैठकें बुलाई थी, कल भी बैठक बुलाई गई थी और बैठक में उन्होंने साफ दिशा निर्देश भी दिए कि कोरोना के लिए सबसे पहले मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। और जिस तरीके से 2 गज की दूरी भी जो है उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी भी और मास्क भी लगाना बहुत अनिवार्य कर दिया है। साथ ही उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। जिस तरीके से राहुल गांधी की पदयात्रा या भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, उन्होंने जो है कल लेटर देके भी जो है कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा को जो है रुकवा दिया जाएगा। उसी को देखते हुए उनको पूरी तरीके से विपक्ष में जो है गर्मा गर्मी हुई थी, तो उसी पे जो आज कोरोना वायरस को देखते हुए उन्होंने जो है साफ साफ कहा कि 153 केस भारत में रोज डेली दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई मौतें नहीं हुई हैं। तो उसी को जो उन्होंने साउथ की बात की जाए, अलग अलग देशों की बात की जाए, जापान की बात की जाए, तो रोज डेली नए नए केसेस आ रहे हैं। उसमें जो है 5 लाख से ज़्यादा मौतें भी जो है यहाँ पर बताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस एक बार फिर से दोबारा दस्तक दे चुका है। वहीं साफ साफ जिस तरीके से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, तो उसमें जो एहतियात बरतने की बात उन्होंने कहा है कि कोरोना के लिए सबसे अलग जो है लोगों से दूरी बनाए, मास्क लगाएं और सैनिटाइजेशन भी करना जरूरी है। उसी को देखते हुए आज विपक्ष में हंगामे के बीच उन्होंने अपना बयान दिया था। बयान के साथ साथ उन्होंने सभी विपक्ष के जो लोग थे उनसे भी कहा है कि कोरोना में जिस तरीके से लोगों की पिछली बार की जो हालत थी वो काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस तरीके से अब की जो लहर है वो काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। और साथ साथ ये भी कहा है कि इससे जो पूरी तरीके से बचना चाहिए और पूरी तरीके से भारत अब की बार दवाइयों में सबसे आगे रहेगा और सबसे ज़्यादा एहतियात बरतने की बात भी भारत के अंदर कही गई है। कैमरामैन सैंकी के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और ऐसे में लगातार स्वास्थ्य महकमा चिंतित नजर आ रहा है। और इसी मामले को लेकर के आईएमए ने एक एडवाइजरी जारी की है। क्या है वो एडवाइजरी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। चीन समेत दुनिया के कई देशों में बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए आईएमए ने एक एडवाइजरी जारी की है। आईएमए ने कहा है कि पहले की तरह लोग प्रोटोकॉल का पालन करें। कोरोना को देखते हुए पहले जिस तरीके से भारत में स्थिति थी उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आईएमए ने कहा है कि वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं जिससे आने वाले समय में हम कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित रहें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने राज्य और स्थानीय शाखाओं को जरूरी कदम उठाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। आईएमए ने अपने सभी सदस्यों से कोविड को लेकर सतर्क रहने को कहा है। आईएमए ने कहा कि फिलहाल भारत में स्थिति चिंताजनक नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस रोकथाम पर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए सभी को सलाह दी जाती है कि कोविड पर काबू पाने के लिए सभी नियमों का पालन करें। इसके लिए इन 8 जरूरी बातों को पालन करने के लिए कहा गया है। सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है, साबुन और पानी या सैनिटाइजर से नियमित रूप से हाथ धोना है, सार्वजनिक समारोह जैसे विवाह, राजनीतिक या सामाजिक बैठकों आदि से बचना होगा, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से बचें, बुखार, गले में खराश, खांसी, लूज मोशन आदि जैसे लक्षण होने पर डॉक्टर से सलाह लें, बूस्टर खुराक सहित अपना कोविड टीकाकरण जल्द से जल्द कराएं, समय समय पर जारी सरकारी एडवाइजरी का पालन जरूर करें। देश भर में 3.5 लाख से अधिक चिकित्सकों के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार को उसके पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता है। इंडियन मेडिकल
एसोसिएशन ने एडवाइजरी जारी कर दी है कोरोना को लेकर के। सबको कोरोना के नियमों का पालन करना होगा और भारत सरकार को उन्होंने कहा है कि भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क और मजबूत रहे। वो तमाम सुविधाएं जो कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को बचाया जा सके। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ एक समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान क्या कुछ निकल करके आया सामने, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियम पाठक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड के फैलने की संभावनाओं को देखते हुए अपनी टीम 9 के साथ में बैठक करी। इस टीम 9 की बैठक में उन्होंने कोविड के प्रिवेंशन को लेकर समुचित उपाय करने के निर्देश जो हैं वो जारी किए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि आरक्षित किया जाए और सभी व्यवस्थाएं जो है वो पूरी फिर से करके रखी जाएं कि अगर आने वाले दिनों में कोविड की संख्या बढ़ती है, कोविड के पेशेंट की संख्या में इजाफा होता है, तो ऐसे में सभी व्यवस्थाएं पहले से होनी चाहिए। जो आवश्यक दवाओं की आवश्यकता है उनको पूरा किया जाए, जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको निगरानी में रखा जाए और जिन पेशेंट्स में भी कोविड के सिम्टम्स मिलते हैं और लगता है कि वो दूसरा वेरिएंट हो सकता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जाए। तो इसको लेकर आज टीम 9 के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक करी। उनके साथ इस बैठक में टीम 9 के सदस्यों के साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे और उसमें उन्होंने अभी मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ हालात हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, आगे क्या और व्यवस्थाएं की जाने की आवश्यकता है, उस पर उन्होंने निर्देशित किया है साफ तौर पर। और इसके अलावा लोगों को जागरूक करने पर भी उन्होंने जोर दिया। घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों को पैनिक ना हो लोग। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के सतर्क नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में स्वास्थ्य महकमे के साथ आज उन्होंने एक अहम बैठक की है। बैठक में क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे सहयोगी धीर राजपूत। पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में नए वेरिएंट को लेकर के चर्चा की गई। इसके साथ ही वहां पर किस तरीके से रोकथाम हो, किस तरीके से जो है वहां पर नई दोबारा से जो है जांच हो, इसको लेकर के सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक में कई चीजों पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद जल्द ही नई एसओपी यानी कि मानक प्रचलन प्रक्रिया जारी की जाएगी। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने भी सभी जिलों को कोरोना संक्रमितों के 10% सैंपलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के लिए निर्देश दिए हैं। चीन समेत कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने से केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड भी निगरानी बढ़ाने के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बीच आज यानी कि गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने विभागीय अधिकारियों की बैठक कर सीएमओ को दिशा निर्देश दिए और कोरोना संक्रमितों के 10% सैंपलों की अनिवार्य रूप से जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए, इसके लिए भी सभी को वो कहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए ये अब नई प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि राज्य में अभी तक ओमिक्रॉन का पुराना स्वरूप का प्रभाव देखने को मिला है, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट नहीं मिला है। जिस तरीके से अब जो है पूरे देश में कोरोना को लेकर के सभी राज्य जो सतर्क हो गए हैं, उसमें उत्तराखंड ने भी आज एक अहम बैठक की है। अब इस बैठक में जिस तरीके से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद ही अब जहां पर उत्तराखंड में भी सभी जिलों में जो है कोरोना की चेकिंग जो है की जाएगी और उसमें 10% चेकिंग जो है अनिवार्य होगी। कैमरामैन निकांत के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आज शुरुआत हरियाणा के नूंह जिले से हुई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज हरियाणा में दूसरा दिन है। यात्रा सुबह 6 बजे शुरू हो गई। इस दौरान कड़ाके की ठंड और धुंध होने के बावजूद लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि राहुल गांधी पहले दिन जहां पूर्व सैनिकों से मिले, वहीं आज राहुल गांधी ने हरियाणा के किसानों से मुलाकात किया। वहीं यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार इस यात्रा से विचलित हो गई है, इसलिए कोविड का बहाना देकर यात्रा को रोकना चाहती है। सरकार इस यात्रा की बढ़ते हुए लोगों पे प्रभाव से डर गई है और इस यात्रा को कोविड-19 के गाइडलाइंस के तहत इस यात्रा को रोक देने के लिए सरकार की यह एक साजिश है। कैमरामैन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर से और बढ़ने वाली हैं। क्या है वो मुश्किलें, बता रहे हैं हमारे सहयोगी पूजा झा।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, राजस्थान हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस यानी जमीन फरोख्त मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा और बिचौलिए महेश नागर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई बुधवार को पूरी की थी और इस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा, मॉरीन वाड्रा और ईडी की गिरफ्त में लेकर पूछताछ करने और कोर्ट की ओर से इनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर दायर अर्जी खारिज कर दी है। इसके साथ ही रॉबर्ट वाड्रा और मां मॉरीन वाड्रा की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने महेश नागर और अन्य की याचिका खारिज करने के अलावा फिलहाल 2 हफ्ते गिरफ्तारी पर रोक जारी रखने का आदेश देते हुए फौरी राहत भी दी है। इस दौरान परिवादी फिर से किसी अन्य कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि रॉबर्ट वाड्रा क्या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं इस मामले को लेकर। कैमरामैन शांकी के साथ मैं पूजा जी। झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार तेज है और इसी कड़ी में ईडी के हाथ को सबूत लगे हैं और इसके बाद अब पूरी कार्रवाई में एक नया मोड़ सामने आ गया है। क्या है वो नया मोड़, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश कुमार। झारखंड में ईडी की टीम ने जिस तरीके से एक बार फिर से शपथ पत्र दायर करके कहा है कि राज्य में सरकार और सरकार के सहयोगी लोगों की तरफ से कहीं न कहीं जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई है और इसके बाद से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू का नाम जिस तरीके से लिया गया है उसके बाद से कई चीज़ों को सामने देखा जा रहा है। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जो सवाल पहले खड़े किए गए थे कि सरकार और सरकार के लोगों के साथ जिस तरीके से अवैध खनन किया गया है और उसके बाद से अब मामले को डाइवर्ट करने की भी कोशिश की जा रही है, साथ साथ अधिकारियों को भी मैनेज करने की बात कही गई है। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी ने कई तरह के सवाल खड़ा उठा करते हुए कहा है कि आने वाले समय में जब जांच तेज होगी तब शायद और भी खुलासे हो पाएंगे। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर राज्य में जो हालात हैं अवैध खनन को लेकर के उसके बाद से क्या कुछ परिस्थितियां बनी हैं और किस तरीके से ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। ईडी की टीम ने लगातार इस बात के संकेत दिए थे कि कई बड़े नाम आ सकते हैं, कई अधिकारियों के भी नाम आ सकते हैं जिसको लेकर आने वाले समय में जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सरकार और सरकार के सहयोगी लोगों के बीच जिस तरह की जब बात सामने आई है तब जाकर कहीं ना कहीं बीजेपी की टीम ने एक बार फिर से ऐसी बात कही है कि आने वाले समय में जांच का दायरा और बढ़ाने की ज़रूरत हो सकती है। और जिस तरीके से माहौल है खास करके राज्य का, उसमें अवैध खनन और कहीं न कहीं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के ईडी की टीम लगातार कार्रवाई तेज कर रही है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस बात के खुलासे होंगे कि आखिर कौन कौन से और बड़े अधिकारी इस तरह के मामलों में लिप्त हो पाते हैं। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। पति से परेशान पत्नी बाराबंकी से लखनऊ 1090 पहुंची और वहां पर एक नशीला पदार्थ पी ली। और उसके बाद क्या हुआ, खबर पर पड़ताल की हमारे सहयोगी चंदन वर्मा ने। पति से आहत होकर जो युवती थी वो आज बाराबंकी से लखनऊ के 1090 आई थी और 1090 में जो एक कंप्लेन रजिस्टर्ड ऑनलाइन जो रजिस्टर्ड कराई जाती कंप्लेन उसको लेकर आई थी। हालांकि यहाँ कंप्लेन भी रजिस्टर्ड कर ली गई और उसके बाद जो ऑनलाइन प्रक्रिया जो इनकी होती है, ऑनलाइन प्रक्रिया में उसकी काउंसलिंग के लिए भी उसके पति को बुलवाया गया। हालांकि यहाँ से संतुष्ट होने के बाद 1090 गेट पर आई युवती और युवती ने एक जो है एक नशीला पदार्थ पी लिया। उसके बाद से उसकी हालत जब बिगड़ने लगी तो गेट पर जो तैनात है गार्ड, उसने जो है अंदर आके 1090 ऑफिस से बताया और उसके बाद जो यहाँ की पुलिसकर्मी है और जो यहाँ के एडिशनल एसपी हैं उनके द्वारा उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेके जाया गया। हालांकि जो पुलिस टीम थी वो मौके पर उसको लेकर वहाँ अस्पताल पहुंची और उसका जो है इलाज जारी है और उसकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। कैमरा पर्सन सुभाष चंद्रा के साथ चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर बदायूं से है जहां पर घने कोहरे के वजह से एक कार अनियंत्रित होकर के जाकर के खाई में गिरी है और इस खबर पर पड़ताल की है हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना ने। आपको बता दें कि कोहरे का कहर लगातार जारी है। वहीं बदायूं जिले के तहसील दातागंज क्षेत्र में एक परिवार जो है वो अपने बरेली से दवा लेकर आ रहा था, तभी बरहाई चौकी, जो दातागंज कोतवाली क्षेत्र में बरहाई चौकी पड़ती है, वहाँ पर जो रोड है, रोड के किनारे से वहाँ पर गड्ढा पानी से भरा हुआ था जिसमें
जो तेज़ रफ्तार बोलेरो थी और कोहरे के वजह से रोड नहीं दिखाई दिया और वह बोलेरो जो है वो गड्ढे में जा गिरी। वहीं आपको बता दें कि गड्ढे में पानी भरा हुआ था, पानी भरे होने से वहाँ पर एक महिला की भी मौत हो गई। उस बोलेरो में 5 लोग सवार थे। बताया जाता है कि जो ममता देवी हैं वह अपनी लड़की के लिए दवाई लेकर बरेली से वापस लौट रही थीं। बरेली से वापस लौटते वक्त घने कोहरे में ड्राइवर को रोड न दिखाई देने की वजह से गहरी खाई में जाकर गाड़ी गिर गई। गाड़ी गिरने से महिला की मौत हो गई। वहीं उसमें सवार सभी लोगों को थोड़ी हल्की फुल्की चोटें आईं, लेकिन एक महिला जो ममता गुप्ता जी हैं उनकी मृत्यु हो गई। अनान फनान में उन्हें सबके लिए दातागंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को देखकर मृतक घोषित कर दिया। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। यूपी के बुलंदशहर में गैंगस्टर एक्ट के तहत फरार आरोपी को पुलिस ने किस तरह से गिरफ्तार किया है, इस खबर पर पड़ताल की हमारे संवाददाता वरुण शर्मा ने। यूपी के बुलंदशहर में एक बार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दूं, गुलाबटी थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक बाइक सवार को पुलिस ने रोकना चाहा, मगर बाइक सवार नहीं रुका, जिसके बाद पुलिस पर बाइक सवार ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिससे बाइक सवार को गोली लग गई। पूछताछ में पता चला कि वह 25,000 का इनामी बदमाश है और 2020 से वह फरार चल रहा था। उस पर लूट और चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल आरोपी को जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं इस मामले में एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह 25,000 का इनामी बदमाश है और गुलाबटी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद देर रात इसको गिरफ्तार किया है। अब वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। उधर कानपुर से भारतीय जनता पार्टी के नेता का गुंडाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने सहयोगी के साथ एक युवक को पीटता नजर आ रहा है। और खबर पर पड़ताल की हमारे सहयोगी मोहम्मद असलम ने। कानपुर में बीजेपी नेता की गुंडाई का मामला सामने आया है। बता दें कि पूरा मामला कानपुर के शास्त्री नगर का है, जहां पर बीजेपी नेता ने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति को जमकर पीटा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सीसीटीवी जो घटना है पूरी सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह बीजेपी नेता अपने साथियों के साथ आते हैं और जो युवक है उसको बेरहमी से सड़क पर दौड़ा कर पीटते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो घायल है उसको काफ़ी चोटें आई हैं और उसका जो हाईलाइट हॉस्पिटल है यहाँ पर उसमें इलाज चल रहा है। अगर हम उस पूरी घटना की बात करें तो इस शास्त्री नगर का जो पार्षद है राघवेंद्र मिश्रा, इसका नाम बताया जा रहा है, जिसने ये पूरी गुंडाई की है, जिसने व्यक्ति के साथ मारपीट की है। उसने बताया इस पूरे मामले में जो पीड़ित का कहना है कि पुरानी किसी बात को लेकर उससे विवाद था, जिसके बाद कल जो है इस पूरे मामले पर जो दबंग है बीजेपी नेता है उसने उसके साथ मारपीट की है। हालांकि इस पूरे मामले का पुलिस का कहना है कि अभी इस पूरे घटना के में कोई भी किसी भी तरह की कोई तहरीर नहीं आई है और तहरीर आते ही जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की है। उधर संभल पुलिस ने एक ऐसे तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कछुओं की तस्करी करता था। और इस खबर पर ज्यादा पड़ताल की है हमारे सहयोगी सतीश सिंह ने। पूरा मामला जनपद संभल के बेजुई कोतवाली क्षेत्र का, जहां पर 44 कछुओं के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और बताया जा रहा है कि ये लंबे समय से ये तस्करी कर रहे थे और बाहर ले जाने के बाद में ये कछुओं को बेचा करते थे और दिल्ली और हरियाणा जैसे शहरों में बेचा करते थे। और बताया जा रहा है कि लंबे समय से इनकी शिकायत मिल रही थी, लेकिन इनके पुलिस के कोई सबूत न मिलने के कारण इन पर हाथ नहीं डाला जा रहा था। और मुझे बताया जा रहा है कि मुखबरी की सूचना कल मिली थी और तालाब में से जिस तरीके से ये 44 कछुए पकड़कर बाहर लेके जा रहे थे, तो जिस तरीके से कछुओं को ले जाते समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस बड़ी गहनता से पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि इनके साथ कौन कौन लोग नजर आते हैं और कौन कौन लोग इनके साथ में कार्य करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से लंबे समय से इनका गैंग है और गैंग बताया जा रहा है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आगे की जो इनकी जो टीम है उसके बारे में भी जांच की जा रही है, कितने लोग हैं और कितने लोग कहाँ कितने लंबे समय से ये कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से 44 कछुओं को पकड़ने के बाद में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और पुलिस जिस तरीके से पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मुखबरी की सूचना पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हें कोर्ट में भी पेश किया जा रहा है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लंबे समय से कछुओं का व्यापार कर रहे थे और बहुत मोटी रकम के साथ में ये कछुए बेचते हैं, ले आने के बाद में बड़े बड़े शहरों में बेचते हैं और बताते हैं बहुत मोटी रकम इन्हें मिलती है। इस तरीके से ये लंबे समय से तस्कर कर रहे थे और तस्कर करने के बाद में
इन्हें बताया जाएगा कि इस तरीके से इनके साथ में कुछ और लोग भी हैं जिन्हें इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी और इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो जिस तरह से देखा जा सकता है कि 44 कछुओं के साथ में 2 आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है कि जनपद संबल में और ऐसे भी कई तस्कर हो सकते हैं। जिस तरीके से कि लंबे समय से ये और लोग भी ऐसे कर रहे हैं, कुछ समय पहले और भी लोग पकड़े गए थे, उनसे ही पूछताछ की थी, लेकिन सबसे बड़ा ये गैंग माना जा रहा है और इस गैंग में कितने लोग होंगे ये तो ये लोग बता सकते हैं, क्योंकि इनकी जिस तरीके से इनके साथ में जो है गैंग बताया जा रहा है, गैंग एक लंबा समय से चल रहा था और लंबे समय से इनकी जो है पूछताछ में पता चलेगा कितने लोगों की इसका गैंग माना जा रहा है। मेरे सहयोगी प्रांश ठाकुर साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संबल। उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार बढ़ने लगा है और इस बीच बांदा से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है हमारे सहयोगी संदीप कुमार ने। ना तो रैन बसेरा और ना ही लकड़ी का सहारा, उसके बावजूद भी खुले में गरीबों को करना पड़ रहा है ठंड से गुजारा। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि पूरा मामला बांदा जनपद का है, जहां पर ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको देखते हुए जब इंडिया वॉइस की टीम ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो मामला निकल करके ये सामने आया कि पूरे जिले में केवल एक ही रैन बसेरा है, जो कि जाने काफ़ी समय से बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर लोगों के रुकने का कोई इंतजाम नहीं किया जाता है। और वहीं अगर अलाव की बात करें तो अलाव को लेकर के यहाँ पर जिले में केवल जिला प्रशासन के द्वारा 2 जगह ही अलाव जलाया जा रहा है। बात करते हैं अलाव अगर जहाँ जल रहे हैं उनकी बात करते हैं तो वहाँ अलाव केवल बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी अलाव ही जलाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ अलाव जल रहा है वहाँ पर भी केवल नाम मात्र के लिए ही लकड़ियाँ डाली जा रही हैं, ताकि आधे से 1 घंटे के लिए ही अलाव जल सके। उसके बाद गरीबों को और आने जाने वाले यात्रियों को खुले आसमान में कड़कड़ाती ठंड में अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन कब चेतता है और कब ठंड से बचाव की व्यवस्था कर पाता है। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। यूपी के सीतापुर में सर्दी का सितम जारी है और इस बीच इंडिया वॉइस की टीम ने NH-24 पर जाकर के जीरो ग्राउंड की हालातों की पड़ताल की है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा। कोहरे की चादर ने सीतापुर को अपनी आगोश में ले लिया। आपको बता दें कि जिस तरह जो हाईवे पर वाहन फर्राटा भरते थे, आज आप देख सकते हैं कि वाहनों की चक्के जो है धीमे पड़ गए हैं और इनकी गति जो बिल्कुल शून्य के बराबर हो गई है। आपको बता दें इक्का दुक्का लोग रोड पे घूमते हुए भी आपको दिख जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले या जो लोग हैं वो टहलने वाले, अपने ज़रूरी काम के लिए निकलने वाले लोग अपने काम पे जा रहे हैं, लेकिन जो रफ्तार हाईवे की थी वो बिल्कुल धीमी पड़ चुकी है। आपको दिखा दें कि सुबह का समय है और जो वाहन है वो अपनी लाइट इंडिकेटर आज धीरे चला के चल रहे हैं। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। उधर बिहार के भोजपुर में पिछले दिनों जेल के अंदर की गई छापेमारी के दौरान पाए गए अवैध सामानों को लेकर के प्रशासनिक अमले ने बड़ी कार्रवाई की है। वो क्या है कार्रवाई, बता रही है हमारी सहयोगी नेहा गुप्ता। भोजपुर में लगातार आपराधिक घटनाएं की साठगांठ आरा कारा मंडल से होने की सूचना के बाद यहाँ के अधिकारियों ने सतर्कता से जांच की और इसमें भोजपुर के जो आरा कारा मंडल है उसके जो जेल अधीक्षक है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि संदीप कुमार नाम है, उन्हें जो आरा जेल में बंद हैं कुख्यात अपराधी, उनकी साठगांठ, उनके जो कार्य थे वहाँ से जो बाहर में अपराधी हैं उनसे फ़ोन से बात और कई घटनाओं में उनकी संलिप्तता रही जो अपराधी थे और इसको छूट देने की जो घटना है या लापरवाही या सुरक्षा पे कहीं ना कहीं पोल खुलता नजर आया, जिसे लेकर पिछले 2 नवंबर को डीएमएसपी द्वारा आरा कारा मंडल में औचक निरीक्षण किया गया था। उस समय मात्र 8 मोबाइल बरामद हुए थे, लेकिन उसके बाद ठीक 2 दिन बाद फिर डीएमएसपी के नेतृत्व में पूरे जेल में जाँच की गई, जिसमें 35 मोबाइल, उसके अलावा कुल अगर मोबाइलों की संख्या अगर जाने तो 45 मोबाइल पूरे जेल में निरीक्षण के दरमियान बरामद हुआ था। उसके बाद खुद डीएम और एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और इसमें जो संलिप्त हैं अपराधी उनकी साठगांठ और जो भी है उस पर जांच किया गया, जिसमें कहीं ना कहीं जेल अधीक्षक दोषी पाए गए। इसके बाद उनको सस्पेंड किया गया है, उन पे कई ऐसे आरोप लगाए गए हैं इस दरमियान, क्योंकि जिस तरह से आरा कारा मंडल में कई कुख्यात अपराधी थे और वह बंद थे, उनको मोबाइल कैसे प्रोवाइड किया जा रहा था और
और कैसे किसी घटना को अंजाम और उससे संलिप्तता की बात कही जा रही है। इसे लेकर बता दें कि अभी फिलहाल आरा कारा मंडल के जो जेल अधीक्षक है उनको सस्पेंड किया गया है जिलाधिकारी राजकुमार द्वारा। इसके अलावा जानकारी दी गई है कि कोई आपराधिक जो घटना होती थी वह कहीं ना कहीं 60 गार्ड जेल के अंदर बंद हैं कैदी, उनके द्वारा की जाती थी। अभी हाल के दिनों में जो शाहपुर में जो पूर्व जो नगर अध्यक्ष थी उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी, उसकी कहीं ना कहीं संलिप्तता जेल के अंदर जो बंद कैदी थे कुख्यात उनके द्वारा की गई थी। इसके बाद भोजपुर एसपी और डीएम द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया था और जो जांच की गई आरा जेल में, जिसके बाद 45 मोबाइल की बरामदगी की गई थी। उसके बाद जांच के दरमियान कहीं ना कहीं जो जेल अधीक्षक थे संदीप कुमार, उनकी संलिप्तता पाई गई और जेल में अंदर जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो जेल में कैदी हैं उनकी 60 गार्ड कैदियों से 60 गार्ड की बात कही जा रही है। यह विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल जेल अधीक्षक हैं उनको सस्पेंड किया गया है। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर से इंडिया वॉइस के लिए। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।